बहुत सी प्रॉब्लम फोकस ग्रुप डिस्कशन से सॉल्व होती हैं। मैं इसकी बहुत सी एग्जांपल, सेट थ्योरीज ऐसे ही बनी थी, फोकस ग्रुप डिस्कशन से बनी। मेडिकल साइंसेज में भी ऐसे ही है कि दैट इज जब किसी बीमारी का इलाज ढूंढना तो फोकस ग्रुप, आप ये कहेंगे अब कोरोना के लिए फोकस ग्रुप डिस्कशन क्यों नहीं यूज किया? यस किया था, उसके लिए सीधा सीधा जवाब नहीं बन पाया, तो यही हुआ कि इनके लिए स्पेशल लेबोरेटरीज के अंदर किया जाए, तब जाके पता चलेगा। डिफेंस स्टडीज में भी फोकस ग्रुप डिस्कशन किया यूज, आक्रमण या किसी का आक्रमण फेस करने से पहले जो कमांडर है अपने लोगों के साथ फोकस ग्रुप डिस्कशन करता है कि कौन कौन सी आपदाएं आने वाली हैं, कौन कि हमारी प्लानिंग कहाँ पे असफल हो सकती है और दुश्मन किस तरह की नई प्लानिंग कर सकते हैं। ये सारे डिफेंस में भी फोकस ग्रुप डिस्कशन यूज होता है। एजुकेशन में मैं अभी बताया आपको, बहुत से इश्यूज हैं जो फोकस ग्रुप डिस्कशन से ही किए जा सकते हैं। मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। आजकल भी, अब भी हम गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं उनमें फ्री बुक्स मिलती हैं, फीस नहीं लगती और खाना भी मिलता है, फिर भी लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेजते। कहाँ भेजते हैं? प्राइवेट स्कूल में, जहाँ फीस भी ज्यादा है और टीचर्स भी इतने क्वालिफाइड नहीं होते जितने गवर्नमेंट स्कूलों में होते हैं। आप ये कहेंगे जरूर कि नहीं नहीं टीचर्स बड़े क्वालिफाइड, ऐसा नहीं है। एटलीस्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन गवर्नमेंट स्कूल में होती है, कोई भी टीचर बिना मिनिमम क्वालिफिकेशन के नहीं लगता। वेयर एज प्राइवेट स्कूल में ऐसे आते हैं टीचर्स, लेट मी से एमए इन और या एमएससी इन बायो साइंसेज और पढ़ानी पड़ती है उनको फिजिक्स। तो इस तरह की बातें होती हैं। दैट इज व्हाट एजुकेशन के इश्यूज हैं ये। इसके लिए सिंपल क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डेटा नहीं मदद करेगा, लोगों से, पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा कि ऐसी क्या बात है कि वो प्राइवेट स्कूलों को प्रेफर करते हैं। इकोनॉमी के इश्यूज भी ऐसे ही हैं। हिंदुस्तान में इकोनॉमी के इश्यूज बहुत से हैं जो फोकस ग्रुप डिस्कशन से यूज किए गए। टू टेल यू दैट इज मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में बहुत से इकोनॉमिक इश्यूज फोकस ग्रुप डिस्कशन से किए गए। सिमिलरली पॉलिसी के इशू, पॉलिसी किसी भी चीज, चाहे एजुकेशन पॉलिसी हो, यू नो इट दैट रिसेंटली फोकस ग्रुप डिस्कशन वाज यूज्ड इन ऑर्डर टू कम अप विद ए न्यू एजुकेशन पॉलिसी। नई एजुकेशन पॉलिसी के लिए फोकस ग्रुप डिस्कशन यूज करना पड़ा। नो डाउट लोगों से भी बात हुई, लोगों ने सवाल उठाए, ये किया और उसके बाद लोगों को करके फिर एक ग्रुप ने जाके डिसाइड किया कि पॉलिसी क्या होगी। तो मेरा कहने का अभिप्राय सिंपल ये था, हमारी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं चाहे किसी भी फील्ड में से हो जो फोकस ग्रुप डिस्कशन से होती हैं। तो अब हम पढ़ेंगे ये फोकस ग्रुप डिस्कशन की करैक्टरिस्टिक विशेषताएं हैं क्या। सबसे पहली है कि ये प्री डिटरमिन्ड होते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के साथ। मैं आपको बता दूं ये इंटरव्यू जो होती है ये एक तरह का इंटरव्यू ही है जो सेमी स्ट्रक्चर्ड है, यानी पूरी तरह स्ट्रक्चर्ड नहीं है, सारे क्वेश्चंस पहले नहीं सोच लिए जाते और इसके वो क्वेश्चन और उस फील्ड में जब स्टार्ट होती है फोकस ग्रुप तब डिसाइड होते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं प्री डिटरमिन्ड बट चेंज हो जाते हैं ग्रुप के साथ डिस्कशन करते हैं। कई तरह की चीजें ग्रुप से मिलती हैं तो फिर उनको प्रोबिंग क्वेश्चन करने पड़ते हैं, आगे प्रोब करना पड़ता है। तो ये प्री डिटरमिन्ड तो होता है मगर फिर भी इसके लिए एक और क्वेश्चन पे क्वेश्चन शुरू करने पड़ते हैं। तो एक स्किल्ड जो मेंटर है ना, मॉडरेटर है, वही कर सकता है। आप कहेंगे ये मॉडरेटर, फिर मैं बता दूं मेंटर मॉडरेटर एक ही बात है। जो रिसर्चर को कहा जाता है, जो आदमी उसको ऑर्गेनाइज करेगा उसको रिसर्चर को, ऑर्गेनाइज आप कहेंगे कि कोई भी कर सकता होगा मगर वो आदमी जो जिसका ऑब्जेक्टिव ही है कि इस चीजों का जवाब पाना, वो मॉडरेटर कहलाता है। तो ये एक रिसर्च टूल तो है ही है जिसमें किसी चीज को, किसी इशू को अंडरस्टैंड करने के लिए डीपर लेवल पे फोकस ग्रुप डिस्कशन यूज की जाती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्या कारण है कि हिंदुस्तानी नौजवान फॉरेन यूनिवर्सिटी की डिग्री लेना चाहता है। ऐसा क्या कारण है? कहना बड़ा आसान, आप कह दो नहीं जी वहां जाके नौकरी मिल जाती है, वहां बाहर जाना होता है। बहुत से रीजंस हैं और इन रीजंस को समझने के लिए फोकस ग्रुप डिस्कशन यूज करना पड़ता है। तो इस कारण इसी तरह बहुत, मैंने अभी बताया आपको कि बस जो पेरेंट्स है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, किस लिए भेजते हैं? तो उसके लिए भी फोकस ग्रुप डिस्कशन यूज करना। कोई पर्टिकुलर क्रीम
क्यों ज्यादा पसंद की जाती है, इसके लिए फोकस ग्रुप डिस्कशन यूज करना पड़ता है। यानी एक रिसर्च टूल है जो किसी भी चीज को डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए किया जाता है। और मॉडरेटर स्टार्ट करता है ब्रॉड क्वेश्चन से, क्या आप ऐसा, क्या कारण है, ऐसा नहीं पूछा जाता क्या कारण, पूछा जाता है आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाहते, आप क्या सोचते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे ब्रॉड क्वेश्चन, फिर उसके बाद वो जवाब देंगे कि सरकारी स्कूल में टीचर्स काम नहीं करते, कुछ ऐसा जवाब देंगे, मुझे नहीं पता क्या बात है, मगर उसके ऊपर फिर एक और क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन किए जाते हैं। तो एक ब्रॉडर क्वेश्चन, फिर स्पेसिफिक क्वेश्चन किए जाते हैं। तो काम होता है वो होता है मैक्सिमम डिस्कशन और ओपिनियन गैदर करना लोगों की, क्योंकि उसको अपनी रिसर्च का है, किसी चीज का अच्छा जवाब, संतुलित जवाब देना होता है। जो भी उसके रिसर्च क्वेश्चन है उनका जवाब देने के लिए उसको ये करना पड़ता है। तो इस कारण वो रिसर्चर चाहता है कि मैक्सिमम डिस्कशन हो और उसको उसकी लोगों की ओपिनियन पता चले। ये खास विशेषताएं हैं एफजीडी की, फोकस ग्रुप डिस्कशन की। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता होगा? इसका मेजर ऑब्जेक्टिव होता है पार्टिसिपेंट्स, यानी इसके अंदर उनकी अपनी कन्विक्शंस होती हैं, अपनी ओपिनियन होती है, प्रेफरेंसेस होती हैं, टेस्ट होते हैं उनके। आप सब जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी से भी लोग होते हैं, लोग किसी पर्टिकुलर सोशल ग्रुप से भी होते हैं, और ये सब की इनकी अपने अपनी धारणाएं होती हैं। उन धारणाओं का पता करना ही तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि क्या क्या धारणाएं होती हैं लोगों की, जिसके कारण कोई पर्टिकुलर चीज होती है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि जो लोग हैं या जो बच्चे हैं, जो नौजवान है, वो फॉरेन डिग्रीज को क्यों पसंद करते हैं? फॉरेन यूनिवर्सिटी की डिग्री, ऐसा थोड़ा ना वहां पे बहुत अच्छा काम होता है और हमारे हिंदुस्तान में होता ही नहीं, कुछ तो होता होगा, मुझे नहीं पता इसका जवाब। मैं तो ये कह रहा हूँ कि दैट इज, इन सब चीजों के लिए लोगों की प्रेफरेंसेस हैं, लोगों की धारणाएं बनी हुई हैं कि बाहर वाली चीजें अच्छी होती हैं, बाहर वाले लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, वहां पे जाके लोग बड़े बड़े इन्वेंशंस या करते हैं या नोबेल प्राइज लेते हैं। तो ये सब धारणाओं को जानने के लिए तो फोकस ग्रुप डिस्कशन का काम ही है कि ये धारणाएं पता चले। और हर एक का एक मेंटल मैप होता है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, डिमांड्स होती है सोसाइटी की। जैसे आजकल की मेजर डिमांड सोसाइटी की है कि हम बच्चा अगर हायर एजुकेशन ले तो उसको एम्प्लॉयमेंट भी मिलनी चाहिए, ये डिमांड है सोसाइटी की। दैट इज इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन एजुकेशन है, उसको फाइंड आउट। इसीलिए तो मेरे ख्याल में जाते होंगे बच्चे बाहर, तो एक उनको लगता ही है कि अगर हम बाहर से डिग्री लें तो आसान हो जाता है अमेरिका या कनाडा में जाके नौकरी लेना। तो ये एक ट्रेंड है, उस ट्रेंड को रिवील करने के लिए एक कॉन्शियसनेस है कि वहां जाके कैसे काम कर लेते हैं। ठीक है आपकी बात, कोई भी कहेगा कि बाहर जाके जब वही लोग जब इंडिया में होते हैं तो नोबेल प्राइज नहीं लेते, जब मगर अमेरिकन या इंग्लिश यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तो नोबेल प्राइज आता है। तो एक धारणाएं बनी, उन धारणाओं को पता करना, डिमांड कॉन्शियसनेस को देखना, इसका काम है फोकस ग्रुप डिस्कशन का। और सबसे बड़ी बात है ये क्वालिटेटिव पैरामीटर्स है, ये क्वांटिटेटिव नहीं है, इन द सेंस कि क्वांटिटी सिर्फ कुछ हद तक काम करती है। लेट से 90% बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, ये एक बात है, मगर क्यों जाना चाहते हैं ये क्वांटिटेटिव जवाब नहीं हो सकता ना, ये क्वालिटेटिव जवाब होगा कि आप क्वालिटेटिव चीजों से तो पता करेंगे। इस कारण क्वांटिटी किसी जगह जाके मीनिंगलेस हो जाती है कि लेट्स जैसे मैंने कहा 27% हमारी एनरोलमेंट रेट है, ओके, मगर फिर भी क्यों कम है, व्हाई इट इज सो लेस, इसका जवाब तो क्वालिटेटिव से मिलेगा। सो ये वाली चीजें हैं जो हमें फोकस ग्रुप डिस्कशन का काम है। किसी भी चीज को इन डेप्थ और पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन देने के लिए भी फोकस ग्रुप डिस्कशन का काम है। इन डेप्थ होता है किसी भी चीज का जवाब ढूंढना। देखिए रिसर्च का एक काम है थ्योरी बिल्डिंग होती है रीजनिंग पे ऊपर। जब हम एक थ्योरी बनाते हैं, जैसे मैं आपको फिर बता दूं कि दिन रात क्यों बनते हैं, थ्योरी बिल्डिंग थी कि धरती गोल है, सूरज के गिर्द घूमती है, इस कारण दिन रात बनते हैं। दैट इज व्हाट इस तरह। ये तो बहुत मैंने सिंपल सी एग्जांपल दी। हमारे सोशल साइंसेज में और साइंसेज में इन डेप्थ किसी भी चीज को जानने के लिए फोकस ग्रुप डिस्कशन यूज होता है और इसका ऑब्जेक्टिव भी यही है। और ये ऐसी स्पेशल लेबोरेटरीज में करना पड़ता है जहां पे रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी हो, ऑब्जर्वेशन हो।
देखिए सारी चीज याद नहीं रहती, इस कारण ये फोकस ग्रुप डिस्कशन ऐसी जगह करना पड़ता है जहां रिकॉर्डिंग भी हो जाए और ऑब्जर्व भी कर सके। आजकल तो हम सबके पास मोबाइल्स हैं, मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी हो जाती है और ऑब्जर्वेशन के लिए ऑब्जर्व भी हो जाता है, या फोटो भी खींची जा सकती है, या मूवीज भी बन जाती हैं। तो इस तरह करके कहने का मतलब फोकस ग्रुप डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव है कि इसकी रिकॉर्डिंग भी की जाए और बाद में इसका यूज किया जाए, क्योंकि सारी चीजें याद नहीं रह सकती। तो क्या क्वेश्चंस होते हैं एफजीटी के, यानी फोकस ग्रुप डिस्कशन में किस तरह के क्वेश्चन, नॉट कौन से क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन। देखिए सबसे बड़ी बात है, बाइस्ड क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा जा सकता। किसी पर्टिकुलर धर्म के लोग क्या करते हैं, ये बाइस्ड हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि आप अपने लिए मुसीबत रिसर्चर इकट्ठी करेगा। हमारे हिंदुस्तान में लोग धर्म जाति के नाम पे बहुत ज्यादा इमोशनल भी है, इमोशनली लिंक्ड है, इस कारण इस तरह के बायस क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। और वैसे भी वुमेन, सेक्स और ये वाली चीजें कि बायस क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, ये एक बात है। और क्वेश्चन कभी भी पुअरली वर्डेड नहीं होने चाहिए, क्योंकि लोग सोचते हैं और कभी भी वर्ड कोई खराब यूज हो जाए तो उसके लिए रिसर्चर को बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ जाती है, यानी वो उसको डाटा नहीं मिलेगा, उसका काम नहीं होगा, कोई काम नहीं करेगा। इस कारण क्वेश्चंस बड़े ध्यान से बनाने पड़ते हैं और कोई ऑकवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। जैसे मैंने बताया, बहुत सी रिसर्च जो ये डिफरेंट तरह के तेल और उसके ऊपर की जाती है, या डिफरेंट तरह की क्रीम, जो फेयरनेस क्रीम वगैरह मार्केट में बनती है, उनके ऊपर कोई भी ऑकवर्ड क्वेश्चन नहीं बना सकता। बहुत ध्यान से क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं ताकि कोई हर्ट ना हो। रिसर्चर का काम तो रिसर्च का है, उसको किसी को हर्ट नहीं करना होता, किसी की फीलिंग्स को नहीं दबा करना होता, इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है उसको। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस यूजुअली 10 से 11, 5-10 तक होने चाहिए। लगता बहुत अजीब है कि 10 क्वेश्चन कैसे, ये जब क्वेश्चन आप किसी भी पब्लिक में या मीटिंग में बैठ के करते हैं तो लोगों के पास जवाब होते हैं, और प्रोबिंग करते करते वो 10 क्वेश्चन भी पूरे नहीं होते। तो जनरली 10 क्वेश्चन के करीब हम रखते हैं। और क्वेश्चंस छोटे होने होते हैं, शॉर्ट और सिंपल होने चाहिए ताकि जनता को समझ आ जाए। एक बात ये पक्की है कि एक अच्छा क्वेश्चन बनाना रिसर्चर के लिए बहुत कष्टदायक होता है। बहुत एक्सपर्टाइज चाहिए एक अच्छा क्वेश्चन बनाने की, जो सभी तरफ से सिंपल, साफ सुथरा हो। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है सिंपल और शॉर्ट क्वेश्चंस। अगर आपका क्वेश्चन ही लंबा हो तो भूल जाते हैं लोग कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से। ये तो पूछना, हमारे हिंदुस्तान में 50 यूनिवर्सिटीज हैं, 50 यूनिवर्सिटीज बहुत से सब इस तरह का शिक्षा देती हैं, मगर फिर भी हम अपने बच्चों को बाहर क्यों भेजते हैं? ये लंबा क्वेश्चन हो जाता है। सीधा पूछना पड़ता है कि हम अपने क्वेश्चन अपने बच्चों से पूछा जाए या पेरेंट्स से पूछा जाए, बच्चों को बाहर वाली यूनिवर्सिटी से डिग्री क्यों दिलवाना चाहते हैं, ऐसा सब क्वेश्चन बनाना पड़ता है। देन मैंने पहले ही बताया कि सेंसिटिव इश्यूज और टॉपिक्स बड़े ध्यान से बोलने पड़ते हैं। बहुत से सेंसिटिव इश्यूज होते हैं सोसाइटी में। मैंने अभी भी बताया कि हम सब भारतीय जितने भी हैं, मोस्ट ऑफ अस आर सेंसिटिव टुवर्ड्स द रिलीजन एज वेल एज द कास्ट। आपने देखा होगा बहुत सी हमारी प्रॉब्लम्स सेंसिटिविटी की कारण ही हुई हैं। तो आई एम नॉट गोइंग टू फॉर दोस थिंग, मेरा तो काम रिसर्च वाला पार्ट है और एफजीडी की बात कर रहा हूँ। तो सेंसिटिव इश्यूज और टॉपिक्स बहुत ध्यान से उन पे क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं। और कभी भी क्वेश्चन यस नो में नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो बात सीधा जवाब। आप बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं तो उसका अगर सीधा से जवाब हाँ, तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। तो क्वेश्चन ऐसे नहीं हो सकते जो सिंपल यस और नो में हो। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब बात ये, मैंने जो 2-4 क्वेश्चन बनाए हैं, ये मैंने और टॉपिक लिया कि क्या बात है कि सेंट्रल स्कूल्स के रिजल्ट अच्छे आते हैं और गवर्नमेंट स्कूलों में रिजल्ट नहीं अच्छे आते। सेंट्रल स्कूल्स के अध्यापक रोज टाइम पे अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं, मगर गवर्नमेंट स्कूल वाले नहीं करते। तो ये वाले कुछ, ये मैंने क्वेश्चन सिर्फ आपको सिर्फ एज एग्जाम्पल्स बताए हैं। इसका मतलब मैंने कोई सेंट्रल स्कूल वाला वो नहीं देखना चाहता। देखिए फॉर एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन, हाउ फेमिलियर आर यू विद द फंक्शनिंग ऑफ द सेंट्रल स्कूल, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा वो। और व्हाई डू यू थिंक दैट सेंट्रल स्कूल्स आर बेटर देन द स्टेट स्कूल्स। तो एक क्वेश्चन है कि स्टेट्स में बिहार एक्सेट्रा ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे टीचर्स रेगुलरली अटेंड नहीं करते क्लासेस में, सेंट्रल स्कूल वाले बिल्कुल रेगुलरली अटेंड करते हैं। तो बिहार वाले लोग पहले कहते थे नहीं जी
स्कूल बड़े डीप होते हैं, विलेजेस में होते हैं, तो सेंट्रल स्कूल कहाँ दिल्ली के पास ही होते हैं, सारे बहुत दूर होते हैं। तो ऐसे से कुछ एग्जांपल्स मैं आपको इस कारण दे रहा था कि ये जो 10-12 क्वेश्चंस मैंने बना के रखे हैं सिर्फ इसलिए ताकि आपको एक एग्जांपल दे सके कि ये वाले कुछ रीजंस, कुछ क्वेश्चंस इस तरह बनाए जाते हैं फोकस ग्रुप डिस्कशन के लिए। तो कितने तरह के क्वेश्चन होते हैं, बात इस पे करेंगे। देखिए क्वेश्चन तीन चार तरह के होते हैं। पहले तरह के क्वेश्चन है जो प्रोब करते हैं, एक क्वेश्चन पूछा उसके आगे और क्वेश्चन पूछते जाते हैं, एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन के लिए बनता है, दूसरे क्वेश्चन तीसरा चौथा इस तरह करके। फॉर एग्जांपल किसी ने पूछा बच्चों को प्राइवेट स्कूल में क्यों भेजते हैं, प्राइवेट स्कूलों में क्या खासियत है, वहाँ के टीचर्स कितना अच्छा पढ़ा, आप फिर वो कहेंगे वो वहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, तो पढ़ाई का मतलब क्या है। इस तरह के बाद प्रोबिंग है, ये प्रोब करते जाते हैं, इनको कहते हैं प्रोबिंग क्वेश्चंस। तो एक तो क्वेश्चंस प्रोबिंग क्वेश्चंस होते हैं। दूसरे क्वेश्चंस होते हैं फॉलो अप क्वेश्चंस। फॉलो अप क्वेश्चंस होते हैं जो एक चीज को फर्दर, एक क्वेश्चन पूछा, लेटर से उसने कहा कि दैट इज प्रोबिंग के अलावा फॉलो अप, एक क्वेश्चन का दूसरे क्वेश्चन के साथ, दूसरा क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन के साथ लिंक करने के लिए, यानी किसी भी चीज की कई डायमेंशंस होती हैं। तो इन चीजों के लिए भी फॉलो अप क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे अभी बताया कि बच्चे अपने लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते, क्या एक प्रेस्टीज पॉइंट है, क्या इससे प्रेस्टीज मिलती है। बहुत लोग बड़े अपने शान से कहते हैं हमने अपने बच्चों को फलां प्राइवेट स्कूल में भेजा हुआ है, दून पब्लिक स्कूल में भेजा, तो एक शान है क्या, ऐसी क्या प्रॉब्लम है। इस तरह की बातें जो होती हैं, दीज आर द फॉलो अप क्वेश्चंस। देन एग्जिट क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए जब खत्म होने वाला होता है तो ये इंश्योर करने के लिए कि रिसर्चर ने कुछ मिस नहीं किया, तो एक एग्जिट क्वेश्चंस होते हैं। एग्जिट क्वेश्चन की जब मीटिंग खत्म होने वाली हो या जाने वाले हो तो हम एग्जिट क्वेश्चंस पूछते हैं। ये है डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस जो इसमें पूछे जाते हैं। तो दूसरा है कि क्या कंसिडरेशंस ध्यान में रखनी चाहिए जब आप क्वेश्चन बनाएं। देखिए सबसे बड़ी बात है जेंडर। बहुत सी चीजें हैं जो वुमेन मेन के सामने नहीं करती और मेन वुमेन के सामने नहीं करते। और बहुत सी, जिस तरह मैंने बताया, जब टीनेज गर्ल्स की प्रॉब्लम डिस्कस होती है स्कूलों में भी, कॉलेजेस में भी, यूनिवर्सिटीज में भी, तो जेंडर अलग अलग तरह से बैठते हैं, यानी जेंडर लोग अलग अलग तरह से, मेल और फीमेल अलग अलग तरह से बात करते, नहीं की जाती बातें। हम अपनी बेटी की बात किसी और के साथ, आदमी के साथ नहीं करते, जनरली ऐसे होता है। तो ये जेंडर एक इशू है कि फोकस ग्रुप डिस्कशन में ऐसा क्वेश्चन ना किया जाए ताकि जो वुमेन को या मेन को बुरा लगे। कुछ बातें हैं ऐसी, आप भी जानते हैं कि दैट इज जेंडर कंसर्न है। इसी तरह एज भी एक फैक्टर है। यंग लोग अपने सीनियर्स के सामने या एल्डर्स के सामने कई चीजें नहीं बोलते, इसी तरह एल्डर्स यंग के सामने कई चीजें नहीं बोलते। फोकस ग्रुप डिस्कशन में इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि यंग और एल्डर्स का को ऐसे से क्वेश्चन या ऐसे से मटेरियल या ऐसा सा टॉपिक हो जिसके अंदर यंग और सीनियर्स का ध्यान रखा जाए। यंग टीचर्स अनकंफर्टेबल फील करते हैं जब बड़े, तो दैट इज कारण एज की है। फिर तीसरी बात हायरार्की है। हायरार्की हर जगह होती है। हायरार्की होती है पोजीशन इन द ऑफिस, पोजीशन इन द स्कूल, पोजीशन इन द कॉलेज, पोजीशन इन द यूनिवर्सिटीज। ये आमतौर पे देखा गया है कि हेड के सामने, यूनिवर्सिटीज में तो पक्का है, हेड के सामने या चेयरमैन के सामने यंगर स्टाफ बात नहीं कर पाता। एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, वाइस चांसलर के सामने बड़ी चीजें बात बोली नहीं जाती। तो ये कंसिडरेशंस हैं जो ध्यान में रखनी पड़ती हैं जब भी कभी ये फोकस ग्रुप डिस्कशन किया जाता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ही फोकस ग्रुप डिस्कशन का अरेंजमेंट किया जाता है। तो अब प्रेपरेशन कैसे की जाती है, अब मैं बता दूं हम कहाँ पे हैं। हमने अभी तक बात सिंपल 2-3 की है कि फोकस ग्रुप डिस्कशन क्या होता है। हमने कहा कि फोकस ग्रुप डिस्कशन ऐसा रिसर्च का टूल है जिससे हम लोगों से, ग्रुप, किसी पर्टिकुलर ग्रुप से हम डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा का मतलब क्वालिटेटिव डेटा है,
दूसरी बात हमने की इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हमने 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स बोले थे कि दैट इज फोकस ग्रुप डिस्कशन के 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स खास होते हैं कि ये ग्रुप में की जाती है। ग्रुप का साइज 8 से 10 तक का होता है, 1.5 घंटे से 2 घंटे का टाइम होता है, 8 से 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं। ये बातें हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में की थी। और फिर हमने ये कहा कि फोकस ग्रुप डिस्कशन कैसे कहाँ कहाँ किया जाता है। मैं आपको इसकी सिंपल एक स्लाइड ये भी दिखाऊंगा कि कैसे सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं हम। ये देखिए, ये इस तरह का सीटिंग अरेंजमेंट होता है फोकस ग्रुप डिस्कशन में। दैट इज ओपन डिस्कशन विद फोकस, जिसमें ये पार्टिसिपेंट्स हैं। फिर 1-2 घंटे का होता है, इंसेंटिव्स होते हैं। इंसेंटिव्स ये है दैट इज चाय का कुछ चाय पिला दी, यही इंसेंटिव होते हैं। और रिसर्चर क्या कर सकता है, दीज आर द थिंग। फिर ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। दिस इज व्हाट इज द जनरल सीटिंग अरेंजमेंट। ऐसे होते हैं 8 से 10 लोगों का। ये सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल देने के लिए था, आप डिफरेंट साइड से सोच सकते हैं। तो फिर हमने पूछा, बात की कि कितने तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो हमने बात ये भी की कि ये क्वेश्चंस 3-4 तरह के, 3 एक तरह के होते हैं। और ये भी बात की कि इसमें किस तरह के लोग आएंगे। तो ये फोकस ग्रुप डिस्कशन के बारे में हमने बात की कि क्या होता है और इसमें कैसे सा तरीका होता है। अब हम करेंगे कि इसके लिए प्रोसेस क्या है, क्या प्रोसेस है फोकस ग्रुप डिस्कशन का। तो पहली बात है, इसके लिए पहले तो प्रेपरेशन करनी पड़ती है। प्रिपेयर कैसे करते हैं हम अपने आप को या अपने ग्रुप को, प्रिपेयर कैसे करते हैं फोकस ग्रुप डिस्कशन के लिए। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि दैट इज, इसका एक प्रोसेस है जो हम फॉलो करते हैं। इसमें बहुत सी चीजें, जैसे मैंने बताया कि हमें कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो जो किसी को हर्ट करे, क्योंकि रिसर्चर को तो एज ए रिसर्चर काम करता है। रिसर्चर को किसी को कंट्रोल तो कर नहीं सकता। ये हर जगह होता है, नॉट ओनली दिस। मैंने अभी बताया जितनी भी फेयरनेस क्रीम ये वो है, उनके लिए भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, मगर फोकस ग्रुप डिस्कशन वहां काम करता है। तो ये प्रेपरेशन के पॉइंट्स कौन से? पहला पॉइंट है कि कंसेंट लेनी पड़ती है सबकी, जितने भी। अगर ये फोकस ग्रुप डिस्कशन विलेजर्स के साथ भी हो सकता है, वुमेन के साथ भी हो सकता है, विलेज वुमेन के साथ भी होता है, और अर्बन वुमेन में भी होता है, अर्बन मेल्स में भी होता है, स्टूडेंट्स के साथ भी होता है। तो सबसे पहले हमें उनकी कंसेंट लेनी पड़ती है। मैंने पहले बताया कि 8 से 10 लोग लेते हैं। ये 8 से 10 लोग वो से पहले कंसेंट लेनी पड़ती भी आओगे, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं होता। रिसर्चर की सबसे बड़ी, आप सब रिसर्चर हैं और आपने देखा होगा, रिसर्चर की सबसे बड़ी समस्या होती है कि कोई रिसर्चर को घास नहीं डालता, यानी कोई रिसर्चर की बात मानता नहीं है। इसलिए पहले कंसेंट लेनी पड़ती है कि आप आओगे, कब आओगे, कि हमारा इस तरह का। सो दैट इज व्हाट कंसेंट लेनी पड़ती है। फिर लोकेशन बतानी पड़ती है कि कहाँ पे हो। बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि लोकेशन ऐसी जगह हो जहाँ पे सब लोग पहुंच सके। दूर हो तो भी नहीं आता कोई, और लोकेशन ऐसी जगह हो जहाँ सब आना चाहें भी। बड़े से हमारे विलेजेस में तो होता ही है कि बहुत सी ऐसी जगह होती है जहाँ एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोग नहीं जाते, दूसरी जगह ऐसी है जहाँ एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों को आने नहीं दिया जाता है। बहुत सी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो लोकेशन फिक्स करनी पड़ती है और सब पार्टिसिपेंट्स को बताना पड़ता है कि लोकेशन कहाँ है। और ये भी देखा गया कि आप 8-10 लोगों को बुलाओगे तो 2 लोग 3 लोग नहीं आएंगे। इस कारण 10% या 20% ज्यादा लोग बुलाने पड़ते हैं। यानी 8, अगर आपने 10 को इनविटेशन दिया तो 12 को बुलाना पड़ेगा। अगर 12 को इनविटेशन दिया तो 15 को बुलाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ज्यादा बुलाने पड़ते हैं, क्योंकि उस वक्त जब काम करने लगते हैं या जब फोकस डिस्कशन स्टार्ट होती है तो कुछ लोग आते ही नहीं है। फिर बात है प्रॉक्सिमिटी की, यानी जो मैंने अभी बताया कि कन्वीनियंस ऑफ लोगों की कन्वीनियंस देखनी पड़ती है। मैंने बताया ना, ज्यादा दूर हो तो भी नहीं लोग आते, और घर के बिल्कुल पास हो तो भी नहीं लोग आते, ये भी सच है। और विलेजेस में तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है इन सब की प्रॉक्सिमिटी का। एंड जो मैंने बताया कि दैट इज सेटिंग अनबायस्ड फॉर द इंफॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड, कि ऐसी सी सेटिंग बना के रखनी पड़ती है ताकि किसी को बायस ना लगे। हम सब बहुत ज्यादा, मैंने पहले भी बताया कि हमारी भारतीय लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं जेंडर के प्रति।
बहुत ज्यादा सेंसिटिव है लोकेशन के प्रति, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है धर्म के प्रति, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है जाति के प्रति। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। इस कारण ऐसी सी सेटिंग होनी चाहिए डिस्कशन की जहां अनबायस हो, बायस ना। देन डेमोग्राफिक डाटा अगर कलेक्ट करना हो तो उससे पहले कलेक्ट कर लेना चाहिए, यानी जो यहाँ लोग बैठे हैं उनसे डेमोग्राफिक डाटा किसी फॉर्म पर कलेक्ट। डेमोग्राफिक डाटा होता है आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप किस जगह पर पढ़ते पढ़ाते हैं और आप क्या काम करते हैं, ये डेमोग्राफिक डाटा है। डेमोग्राफिक डाटा कर लेने के लिए उस पहले ही तैयार रखना चाहिए और जो ही लोग आए वो फॉर्म दे देना चाहिए। और इतना ज्यादा नहीं डेमोग्राफिक डाटा करना है, उसको तो कम से कम 10 मिनट ही लग जाए उसी को कलेक्ट करने, तो आपका टाइम निकल जाएगा। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि 2-3 मिनट में ये कंप्लीट हो जाए। ये प्रेपरेटरी स्टेज है फॉर एफजीडी। एफजीडी के लिए तैयारी है ये, यानी आप पहले कंसेंट लें, ध्यान रखें कि कितने लोग का सेंसिटिविटी का ध्यान रखें और एक ऐसा सा एटमोस्फियर वहां बनाएं कि अनबायस सा लगे। फिर अब जो मेंटर, मैंने कहा रिसर्चर की ड्यूटी क्या क्या है, ये ड्यूटीज हैं एक रिसर्चर की कि पहली बात है न्यूट्रल रहना चाहिए रिसर्चर को, ये उसकी बहुत बड़ी ड्यूटी है। किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी जेंडर के प्रति थोड़ा सा भी बात निकल जाए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है रिसर्चर को। तो इस कारण उसकी पहली ड्यूटी है ही और शी शुड रिमेन न्यूट्रल। वो किसी भी कंफर्टेबल अपनी, ताकि लोग कंफर्टेबली अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकें। नहीं तो लोग बाग बोलते नहीं है। मैंने आपको बताया कि हम सब जानते हैं, हम बड़ों के सामने या एल्डर्स के सामने यंगर नहीं बोलते, हिंदुस्तानी तहजीब है। और इसी तरह वुमेन जब मैन के बैठे होते हैं तो नहीं कई बातें बताती। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए न्यूट्रलिटी का एक ड्यूटी देनी पड़ती है। फिर दूसरी बात है, फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, यानी सवाल ऐसे करने पड़ते हैं, कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं, ये मुझे ऐसी सी बात करनी पड़ती है क्योंकि लोग थोड़े शाई होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया कि विलेजेस में वुमेन से डाटा कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, चाहे वुमेन ही वुमेन से कलेक्ट कर रही हो तो भी लेडीज जवाब नहीं देती, बहुत ज्यादा शाई होते हैं। तो इसी तरह बच्चे टीचर्स के सामने बहुत ज्यादा शाई होते हैं। तो इन चीजों के लिए इंफॉर्मेशन लेने के लिए रिसर्चर को कुछ तरीके अपनाने पड़ते हैं। क्या आप बता देंगे, क्या आप बता सकते हैं, ऐसा क्यों होता होगा, ऐसा कुछ करना पड़ता है। ये ड्यूटी है मेंटर की। तो फिर कुछ पार्टिसिपेंट जो हम जब भी हमारी डिस्कशन होती है, कुछ पार्टिसिपेंट्स बहुत ज्यादा डोमिनेंट होते हैं। डोमिनेंट का मतलब वो वही अपनी बात कहते जाएंगे, दूसरों को बोलने नहीं देंगे, उसको डोमिनेंट कहते हैं। उन पार्टिसिपेंट्स को भी थोड़ा उनकी ओपिनियन को एक्नॉलेज करना और दूसरों की ओपिनियन को सॉलिसिट करना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कुछ तो बोलने ही नहीं देंगे दूसरों, नहीं मैं ये ऐसा नहीं जो ही कोई दूसरा बोलने लगा उसको चुप करा देंगे। तो थोड़ा उनका ध्यान रखना पड़ता है। ये इसकी ड्यूटी है मेंटर की या रिसर्चर की, उनको कंट्रोल में करे। बहुत से तरीके हैं इसके कंट्रोल के, वो अलग है कि दैट प्लीज आप तो कह चुके अपनी बात, आपकी बात बहुत अच्छी थी, दूसरी इनको देखते ये क्या कहना क्या चाहते हैं, ऐसे करके बताना पड़ता है। देन हर चीज को, हर छोटी छोटी बातों को पैराफ्रेज या समराइज कर देना चाहिए, करना आना चाहिए उसको, क्योंकि लोग जब बहुत किसी भी चीज पे बहुत बड़ा भाषण दे देते हैं, 5-5 मिनट 7-7 मिनट लगातार बोल जाते हैं, उनको थोड़ा समराइज करने की इसका एक ड्यूटी है रिसर्चर की। नहीं तो वो तो बोलते जाएंगे तो बोलते ही जाते हैं। तो देयरफॉर ये बहुत बड़ी ड्यूटी है एक रिसर्चर की। तो कई बार तो स्पॉन्टेनियसली भी एक्ट करना पड़ता है किसी चीज को। कई चीजें अनएक्सपेक्टेड होती हैं, जब भी कभी डिस्कशन होने लगता है अनएक्सपेक्टेड कई चीजें आ जाती हैं। लेटस से किसी ने कुछ कह दिया तो लोग बाग किसी का पॉइंट नहीं सुना गया तो अनएक्सपेक्टेडली वो उसको गुस्सा आ जाता है। इन सब चीजों को स्पॉन्टेनियसली ध्यान में रख के उनसे बात करनी पड़ती है ताकि कोई हर्ट फील ना करे। एक रिसर्चर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें यही बहुत बड़ा चैलेंज है कि कोई उसकी बात से नाराज ना हो जाए। नाराजगी का मतलब वो नहीं, हर्ट की है। हर्ट वन से थिंग इज सेड, लोग बहुत जल्दी सेंसिटिविटी के कारण हर्ट हो जाते हैं, उस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। तो देयरफॉर स्पॉन्टेनियसली एक्ट करना पड़ता है।
और अच्छे रिकॉर्डिंग और वीडियोस बनाने पर बहुत जरूरी है। अच्छे इस कारण, ऐसा नहीं कि कोई अच्छे का मतलब रिफाइंड नहीं है, अच्छे का मतलब ताकि रिकॉर्ड हो जाए सब चीजें, ताकि कल को रिसर्चर को उसको डीकोड करना, उसको लिखना, उसको अपनी रिपोर्ट में डालना आसान हो जाए। कई बार लोग कुछ होते भी, ऐसा भी आता है कि मैंने तो ये बात कभी कही नहीं, ये गलत है, तुम ये चीजें को उनको बताने की तो नहीं होती, बट स्टिल रिसर्चर तो अनबाइस्ड होता है, मगर अनबाइस्ड में भी कई बार बायस दिखने लगता है लोगों को, उन चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो देन इसीलिए मेंटर को या रिसर्चर को चाहिए कि किसी और को एंगेज कर ले साथ में, अपने दोस्त को, या वहां से ही कोई बैठे हुए जितने हैं पार्टिसिपेंट्स, उनमें से किसी को एंगेज कर ले, ताकि बात का जवाब दिया जा सके, ताकि किसी को चीज बताई जा सके। देन जब कन्वर्सेशन कंप्लीट हो जाए तो उसको ट्रांसक्राइब करना पड़ता है। देखिए, रिसर्चर को अपनी लैंग्वेज में लिखना पड़ता है। वन थिंग इज, एक कॉमन लैंग्वेज होती है जो जनता की लैंग्वेज होती है या जो आम आदमी की लैंग्वेज होती है। रिसर्चर उसमें अपनी बात नहीं कह सकता, रिसर्चर को उसको ट्रांसक्राइब करना पड़ता है अपनी लैंग्वेज में। दैट इज, रिसर्चर ये तो नहीं कह सकता कि फला चीज जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं वो बहुत खराब है। रिसर्चर कैन नॉट से लाइक दिस, रिसर्चर कैन नॉट से लाइक दिस कि गवर्नमेंट के स्कूल टीचर्स को स्कूल में स्कूल आने की इच्छा ही नहीं थी, ऐसी बातें नहीं कह सकता। उसको किसी और वे में कहना पड़ता है, यानी इसको ट्रांसक्राइब करना पड़ता है। जब आपस की डिस्कशन खत्म हो जाए तो उसको लिखना पड़ता है, इसका डायलॉग को इस तरीके से लिखना पड़ता है ताकि समझ में उसकी रिसर्च लैंग्वेज में बन जाए और असली जो उसकी भावनाएं हैं वो खत्म ना हो जाए, जिस भावना से लोगों ने बताया। एंड इस डायलॉग के अंदर नोट्स लेना आसान नहीं होता, छोटे छोटे नोट्स लेने पड़ते हैं रिसर्चर को, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि सब रिकॉर्डिंग हो रही है, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि रिसर्चर सबकी तरफ ध्यान दे रहा है, फिर भी उसको नोट्स लेने आने चाहिए कि छोटी सी बात जिससे नोट कर ली, ताकि बाद में उस चीज के ऊपर खास ध्यान दिया जाए। अब जब जाके लेट से 1-2 घंटे की बात चली, अब रिसर्चर फिर जब अपनी डेस्क पे जाएगा, फिर वो 2 घंटे बात करेगा, तो बहुत मुश्किल होता है 2 घंटे उसको फिर स्कैन करना, सब कुछ करना, तो थोड़ी नोट्स लेने पड़ते हैं। है डिफिकल्ट नो डाउट, बट लेने पड़ते हैं उसको। देन कितने तरह की होती है, ये बात मैंने ये बताई अभी तक कि ड्यूटीज क्या है एक रिसर्चर की एट द टाइम ऑफ फोकस ग्रुप डिस्कशन के वक्त, उसकी क्या ड्यूटीज है। ये सब ड्यूटीज का पार्ट है कि कोई हर्ट ना हो, ध्यान से कोडिंग की जाए, तो ये सारी चीजें हैं। कितने तरह की होती होगी फोकस ग्रुप डिस्कशन, ये मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। एक होती सिंगल ग्रुप फोकस डिस्कशन, एक सा ही ग्रुप होता है, यानी लेट अस से सब टीचर्स का ग्रुप है, तो एक सा ही ग्रुप है, इसमें फोकस ग्रुप डिस्कशन होता है। एक मेंटर है, मेंटर मतलब रिसर्चर है, वो एक उसमें करता है, तो दैट इज एक ही टीचर्स का। मगर इसमें एक प्रॉब्लम है कि सब टीचर्स का ग्रुप, तो टीचर वाली अपनी बात करेंगे, तो जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो तो नहीं बीच में बैठा है ना, तो वो तो अलग से, तो ये एक बायस का एक रहती है। बट स्टिल एक ये एक सिंगल ग्रुप फोकस डिस्कशन, सिंगल फोकस। टू वे फोकस ग्रुप भी होता है जिसमें सेम टॉपिक को डिस्कस करने के लिए एक तो ग्रुप बोलता है, दूसरा उसको ऑब्जर्व करता है सिर्फ, तो ये टू वे फोकस ग्रुप है। फिर दूसरा बोलता है तो पहला ऑब्जर्व करता है, ये टू वे फोकस ग्रुप है। ये भी होता है एक, ये भी एक सिस्टम है, 4-5 आदमी इस तरफ, दूसरे 5 आदमी इस तरफ, जिस तरह 5 टीचर्स 5 एडमिनिस्ट्रेटर्स, इस तरह भी हो जाता है, वो ऑब्जर्व करेंगे, सिर्फ बोलेंगे कुछ नहीं, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द। देन ड्यूल मॉडरेटर ग्रुप भी होता है, दैट इज 2 मॉडरेटर या 2 रिसर्चर, तो रिसर्चर तो एक होता है, मगर वो अपने साथ एक आदमी को और बिठा लेता है जो उनको कंट्रोल करे, ताकि फोकस सेम रहे, सेम फोकस को रखने के लिए। क्योंकि एक कई बार 8-10 लोग आदमी एक रिसर्चर से कंट्रोल नहीं होते, इसका वो दूसरे एक आदमी को एंगेज कर लेता है ताकि वो उसको हेल्प करे, उनको एंगेज करने में, उनकी बात को सुनने में, और उनको कई बार क्वेश्चंस के आगे प्रोबिंग के अंदर वो जो दूसरा मॉडरेटर हेल्प कर देता है। एक होती ड्यूलिंग ऑफ द मॉडरेटर, ड्यूलिंग मॉडरेटर ग्रुप भी होता है, जिसमें 2 मॉडरेटर होते हैं, 2 मॉडरेटर होते हैं और एक दूसरे के अपोजिट बात करने, यानी किसी को प्रोवोक भी करना पड़ता है डिस्कशन के लिए। कई बार लोग बड़े सिंपल से जवाब देते हैं, नहीं भैया हम तो अपने बच्चों को फलां यूनिवर्सिटी में ही भेजेंगे,
वहां से हमें पता है उनकी हो जाती है, तो एक दूसरा ग्रुप साथ में बिठाना पड़ता है ताकि उनको प्रोवोक कर सके और उनसे ओपिनियन निकाल सके। नहीं तो अदरवाइज उनकी बात तो खत्म कि हम तो अपने वहां पे नौकरी मिलती है इस कारण हमें जाना पड़ता है, भैया हम दूसरी बाहर वाली यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं। मगर रिसर्चर को इसका जवाब नहीं मिला अनलेस दूसरा प्रवोक करे कि नहीं हिंदुस्तान देश है, हिंदुस्तान के बहुत से लोग ऐसे हैं फला, तो बहुत जो पहली पहली रिसर्चेस हुई हिंदुस्तान में ऐसी बात से प्रवोक कर, इसको ड्यूलिंग मॉडरेटर कहते हैं। एक पहला मॉडरेटर था ड्यूल मॉडरेटर, दो मॉडरेटर, इसमें दो मॉडरेटर हैं मगर ड्यूलिंग हो रही है इन द सेंस कि दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में बात कर रहे थे जान के, सो दैट इन ऑर्डर टू गेट दिस। देन एक रिस्पोंडेंट मॉडरेटर ग्रुप भी होता है कि यानी रिस्पोंडेंट यानी जो पार्टिसिपेंट है वही आपस में मॉडरेटर का काम करते हैं। यानी कि जो सीनियर मॉडरेटर क्या करता है, सीनियर से लोग को आदमी को कहता है यू आल्सो वर्क एज ए मॉडरेटर, तो ये भी होता है। तो देन देयर इज ए मिनी फोकस ग्रुप भी होते हैं। वो ऐसे ग्रुप हैं जो इंडिविजुअल्स हाई एक्सपर्टाइज के इंडिविजुअल्स होते हैं उनको लेते हैं। फॉर एग्जांपल वाइस चांसलर के साथ, वाइस चांसलर्स के साथ अगर कोई हो तो ये मिनी फोकस ग्रुप होगा, 3-4 वाइस चांसलर बैठे हैं उनको, तो उनको बहुत हाईली इसी तरह बहुत यानी लेट्स से सेक्रेटरीज के साथ कोई मीटिंग हो कि सेक्रेटरीज ऑफ द स्कूल के साथ मीटिंग हो तो 2-3 होंगे उनके साथ, मिनी फोकस ग्रुप उसको कहते हैं। यानी वो बहुत बड़ा 8-10 आदमी नहीं लेते, 8-10 सेक्रेटरी कहाँ इकट्ठे होते हैं, तो 2-3 सेक्रेटरी होंगे, सेक्रेटरीज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उनको बिठाएंगे उनके साथ करेंगे। देन ये वाला जो आजकल तो जरूरी भी हो गया है दैट इज ऑनलाइन फोकस ग्रुप्स होते हैं। ऑनलाइन फोकस ग्रुप की ऑनलाइन डिस्कशन होती है, जैसे आपको बताया चैट्स हैं या यही अपना गूगल मीट है, इसके ऊपर भी फोकस ग्रुप डिस्कशन हो जाती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं, सिंगल ग्रुप से लेके ड्यूल ग्रुप और इवन ड्यूल मॉडरेटर ग्रुप्स होते हैं एंड ये करते हैं इस तरह की डिस्कशन। बेसिक एडवांटेजेस तो हैं एफजीडी के, बहुत बड़े एडवांटेज हैं। मैं आपको एक बात बहुत सिंपल सी एग्जांपल दूं, आप सबने अमूल का नाम सुना, अमूल मिल्क वाले जो हैं, ये फोकस ग्रुप डिस्कशन से स्टार्ट हुआ था। इसमें विलेजर्स के साथ में बातें की गई थी शुरू में कि आप कैसे आप जो दूध बेचते हैं मार्केट में कैसे आपको कितनी तकलीफ होती है, एंड देन दे केम टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि ये फोकस ग्रुप डिस्कशन का एक एडवांटेज बता रहा था कि ये रिसर्चर को डीपर इंसाइट के लिए उन्होंने बहुत काम किया पहले इस अमूल दूध वालों ने, तब जाके ये अमूल दूध फैक्ट्री स्टार्ट हुई थी। बहुत से लोग अदरवाइज पहले लोग कंट्रीब्यूट नहीं करते थे अपने जो दूध और ये वाला चीजों को नहीं कंट्रीब्यूट करते थे, तो दे रिसर्चर डीप इंसाइट के लिए किसी भी चीज के लिए वो ये बहुत एडवांटेजेस है। तो दूसरी बात ये क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए जो एथनोग्राफिक रिसर्च या फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च तो एफजीडी के ऊपर बहुत ज्यादा बेस्ड है। एथनोग्राफिक होते हैं एथनिक ग्रुप्स जो होते हैं, डिफरेंट टाइप ग्रुप्स होते हैं, जिस तरह ट्राइबल्स हैं उनका एक अलग से ग्रुप होगा, वो एक एथनिक ग्रुप होगा। उस एथनिक ग्रुप्स के से डाटा लेने के लिए क्वालिटेटिव रिसर्च ही एथनोग्राफी के लिए यूज होती है। बहुत से क्वेश्चंस हैं एथनोग्राफी के जिसके लिए हम यूज करते हैं एफजीडी, और ये दिस इज क्वालिटेटिव रिसर्च। फिनोमिनोलॉजी के लिए भी इसी तरह एग्जाम्पल है, बहुत सी एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि एक फिनोमिना है दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्कूल सिस्टम इज लाइक, एक फिनोमिना है कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ एथनिक ग्रुप्स काम करते हैं। यानी लेट मी आस्क यू कि ये जो डिफरेंट हमारे जो पुजारी हैं डिफरेंट रिलीजन्स को, उनको कैसे ट्रेनिंग दी जाती है? बहुत आसान है आपका कहना, नहीं बहुत, एक मौलवी बनने के लिए 10-15 साल लगते हैं, एक अच्छा पुजारी बनने के लिए 10-15 साल लग जाते हैं। जो गुरुद्वारे में एक पुजारी भाई होता है उसको वो जो पाठ करते हैं उनको 10-15 साल की ट्रेनिंग मिलती है। ये एथनिक ग्रुप की प्रोसेसेस हैं। बहुत आपको लगता है बहुत आसान है कि ऐसा होता है, नहीं होगा तो एकदम से जब चाहो जहां मर्जी कुछ कर लो, मंदिर खोल लो, मस्जिद खोल लो, गुरुद्वारा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बहुत ज्यादा एक सोशलाइज्ड और बड़ा डीप ट्रेनिंग वाले ग्रुप हैं ये। तो मैं सिंपल आपसे बात ये कहना चाहता था, ये क्वालिटेटिव रिसर्च का टूल है और इट इज कंपैरेटिवली इजियर है दूसरे मेथड से। कुछ चीजों का जवाब
रिसर्च क्वेश्चन में नहीं दिया जा, क्वेश्चनर से नहीं दिया जा सकता, या कोई क्वेश्चनर पे लोग जवाब नहीं देंगे, और इसके लिए इसी कारण दैट इज एफजीडी यूज करना आसान होता है। और किसी प्रॉब्लम को डीपर देखने के लिए किसी जेंडर या कम्युनिटी के लिए एफजीडी यूज होता है। मैं आपको सिंपल ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी वो क्या कहें क्रीम्स हैं, जितने भी ये प्रोडक्ट्स हैं फेशियल, ये वो जो भी प्रोडक्ट्स होते होंगे, इसके लिए एफजीडी पहले बहुत करते हैं ये लोग, तब जाके लॉन्च होती है कोई भी चीज। ये किसी भी बिजनेस स्टडीज के अंदर जो आप में से मैनेजमेंट से होंगे वो इस बात को एग्री करेंगे कि बहुत जल्द किसी भी साबुन को लॉन्च करने के लिए, किसी भी चीज को लॉन्च करने के लिए एफजीडी बहुत, क्योंकि बहुत सी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको एक्सप्लोर करते हैं वो, और किस तरह किया जाए। आपने देखा होगा कि एडवर्टाइजमेंट्स में खास चीज पे जोर दिया जाता है। कोई टूथपेस्ट है तो टूथपेस्ट को ये इस टूथपेस्ट में नमक है, वो एक एफजीडी से उनको पता चलता है कि नमकीन चीज जो होती है वो कैसे यूज होती है। दैट इज, ये सिंपल नहीं है कि किसी ने कहा भी नमक से दांत साफ करते हैं, नमक और तेल, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ एफजीडी से स्टार्ट करवाते हैं, दैट इज व्हाट दे कम आउट। सो देयरफॉर उनका नाम, किसी भी प्रोडक्ट का नाम रखना भी एफजीडी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मार्केट में बेचना, जो लोग आप में से मैनेजमेंट में हैं और मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं वो मेरी बात से एग्री करेंगे कि सबसे बड़ा एडवांटेज उनको एफजीडी रहती है। एंड एक फ्लेक्सिबल टेक्निक है जो किसी भी रिसर्च में अडेप्टेबल हो जाता है। मैंने बताया अभी आपको कि मैथमेटिक्स में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स मैथमेटिक्स की एफजीडी से सॉल्व होती हैं, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप्स बैठते हैं, डिफरेंट मेंबर्स बैठते हैं और उसके लिए डिफरेंट अपनी सजेशन देते हैं। इसी तरह डिफेंस में तो फोकस ग्रुप डिस्कशन एक फ्लेक्सिबल टेक्निक है जो डिफरेंट सिचुएशन में सेट होता है। ये इसके एडवांटेज है, मगर इसके चैलेंजेस भी बहुत हैं। देखिए, लिमिटेशंस कह लो या चैलेंजेस कह लो। पहली बात है, ये क्वालिटेटिव डाटा है, इस कारण जनरलाइजेशन नहीं की जा सकती इसके ऊपर। ये नहीं कह सकते कि जनरली ऐसा होता है, 4 आदमियों से पूछ के आप ये नहीं कह सकते कि ये ऐसा है। ये खास इसकी लिमिटेशन है, क्योंकि आप किसी विलेजर से 4 विलेजर से बात करेंगे तो आप ऐसा नहीं कि विलेजर्स ऐसे ही बिहेव करते, यू कांट से लाइक दिस। तो इस क्वालिटेटिव डाटा पे, क्योंकि एक पर्टिकुलर ग्रुप से इकट्ठा किया जाता है, जनरलाइजेशंस करना आसान नहीं होता। ये सबसे बड़ी इसकी लिमिटेशंस है, या सबसे बड़ी इसका चैलेंज है। जनरलाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा सर्जरीज करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा ग्रुप्स के साथ करना पड़ता है। सिंपल एक रिसर्चर के लिए तो एक सपोर्टिव टेक्निक है, इट इज नॉट द ओनली टेक्निक। इस कारण इसके ऊपर टोटली डिपेंड नहीं कर सकते। देन क्रिटिकल क्वेश्चंस जो है वो ये है कि क्या सारे होमोजीनियस ग्रुप चाहिए कि हेट्रोजीनियस ग्रुप रखना चाहिए। मैं सिंपल सी होमोजीनियस, क्या सारे मेल से पूछा जाना चाहिए कि सारे फीमेल से ही पूछा जाना चाहिए। एक बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है जो रिसर्चर को डिसाइड करना पड़ता है किसी भी चीज को पूछने के लिए। मदर्स अपने बच्चों को स्कूल, प्राइवेट स्कूल में क्यों भेजती हैं, ये क्रिटिकल क्वेश्चन है। और ये सिर्फ मदर से और फादर से, दोनों से पूछना है या नहीं पूछना है, ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपको पास इतने पैसे नहीं है, फिर भी आप बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, ये मदर से पूछना पड़ता है। ऑल दिस थिंग्स आर पार्ट ऑफ इट, ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है। देन एक टेक्टिकल तो है, एफजीडी एक टेक्टिकल प्रोसेस, टेक्ट से चलता है। ये टेक्ट चाहिए इसके लिए किसी भी, क्योंकि मैंने बताया ना, जब भी कोई डिस्कशन करने लगो किसी भी ग्रुप में, जब एक रिसर्चर डिस्कस करता है तो उसको बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं, यानी लोग सेंसिटिव होते हैं, आपने ऐसा क्यों कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो इस तरह की टेक्निकल इश्यूज हैं, या आपस में डिस्कस करें, तुम ऐसा नहीं कह सकते, तुम ऐसा कैसे कह सकते, इस तरह करके लोग लड़ पड़ते हैं। उन चीजों को टेक्स्ट से ही सॉल्व किया जा सकता है। सो दैट इज व्हाट एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है इसकी। तो डिस्कशंस को साफ रिकॉर्ड करना भी बहुत आसान है, क्योंकि जब रिकॉर्डिंग को पता होता है ना किसी को रिकॉर्डिंग हो रही, तो कई चीजें बोलते ही नहीं लोग बात। तो देयरफॉर देयर इज ए नीड, बहुत एक टेक्निकल यहाँ भी टेक्ट चाहिए इन ऑर्डर टू गेट द इंफॉर्मेशन। अब उनको पता है रिकॉर्डिंग हो रही है तो बात नहीं करेंगे, वैसे रिकॉर्डिंग ना करो तो आपको मुश्किल होती है। तो ये भी एक इशू है इसमें, यानी लिमिटेशन है इसकी। दैट फिर आम जो बात होती है, मैंने अभी भी बताया कि क्या देते हैं लोग, ये आएंगे मगर आते नहीं है। 2-2 घंटे रिसर्च के लिए 1-1.5 घंटा कोई नहीं देता। आप
अगर आपने अगर फील्ड में रिसर्च की है तो आपको पता होगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट डाटा फ्रॉम द पीपल, और लोग बाग आते ही नहीं एफजीडीज में, ये उनको बुलाना, उनको वहां लेके आना आसान नहीं होता, एंड एक ही सिटिंग में सारे चीजों का जवाब नहीं मिलता, क्योंकि मैंने बताया ना, लोग बाग पूछा कुछ जाता है, बात किसी और ही तरीके पे ले जाते हैं, फिर वो बंद करनी पड़ती है, फिर दोबारा से एफजीडी 3-4 बार एफजीडी करके तब कहीं जाके किसी चीज का जवाब मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। फिर इसका कोई थंब रूल नहीं होता, कितनी ड्यूरेशन हो, कितने लोग हों, ये कोई थंब रूल नहीं है। जो अभी तक मैंने बताया 8-10 लोग होने चाहिए, 1-1.5 घंटे से 2 घंटे का टाइम होना चाहिए, थंब रूल नहीं है। लोग बाग जब बोलने लगते हैं, आपने कभी सुना नहीं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, ये तो सारा टाइम तो वही पी जाते हैं, तो आपका वो 1.5 घंटा उसी में खत्म हो जाता है। इन चीजों का ध्यान तो रखना पड़ता है रिसर्चर को। सो देन फिर सबसे बड़ी बात है क्वालिटेटिव डाटा को एनालाइज करना कौन सा आसान होता है। अभी हम आएंगे एनालिसिस पे, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्वालिटेटिव डाटा इज वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज। ये स्ट्रक्चर है एफजीडी का जो अभी तक हम बात कर रहे थे, कि दैट इज प्रोफाइल ऑफ द कोऑर्डिनेटर होता है, देन एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स और टेक्निकल एडवाइस कोऑर्डिनेटर रखना पड़ता है ताकि टेक्निकली रिकॉर्डिंग हो जाए। फिर एफजीडी है कोऑर्डिनेटर, फिर उसके बाद फैसिलिटेटर, नोट टेकिंग, ये सारी पार्ट्स हैं उसके, जस्ट टू टेल यू दैट ये स्ट्रक्चर होता है। अब करते हैं प्रोसेस ऑफ एफजीडी। अब हम करने लगे हैं बात उस पर कि क्या कैसे हम करेंगे एफजीडी। तो पहली बात है रिसर्च डिजाइन, हमें डिसाइड करना पड़ता है कि एफजीडी से क्या डाटा यूज होगा और क्वांटिटेटिव रिसर्च से कौन सा डाटा होगा। दूसरी बात है हमें प्रेपरेशन करनी पड़ती है क्वेश्चनर की, दैट इज वो क्वेश्चन जो एफजीडी में पूछे जाएंगे उनका एक डिसाइड करने पड़ते हैं, क्वेश्चंस प्रिपेयर करने पड़ते हैं। फिर ग्रुप डायनेमिक्स देखने पड़ते हैं। ग्रुप डायनेमिक्स मैंने बताया कि लोगों के बहुत बड़े ग्रुप डायनेमिक्स होते हैं, जो आप में से सिटीज में रहते हैं उनको पता होगा, लोगों की एफिलिएशन होती है पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से, पर्टिकुलर रीजन से, पर्टिकुलर, तो उनको ये ग्रुप डायनेमिक्स है, जो फलां ग्रुप का नहीं उसको बुलाएंगे, उसमें से 2 लोग लेंगे, इस तरह की ग्रुप डायनेमिक्स ध्यान में रखनी पड़ती है। फिर सैम्पलिंग ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। मैंने बताया 6-8 लोग लेने हैं आपने, और इतना बड़ा सारे लोग हैं, कौन आएगा, कौन आपकी बात को मानेगा और कब आएंगे, ये सारी चीजें। फिर ड्यूरेशन ऑफ डिस्कशन भी आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। मैंने नो डाउट बताया आपको, ये रूल नहीं है कि 1.5-2 घंटे, मगर ये देखा गया है कि 1.5 घंटे तक, 1 घंटे तक लोग अब बात पूरी नहीं कर पाते, 2 घंटे से ज्यादा बैठते नहीं है, तो ये चीजें देखनी पड़ती हैं। फिर वेन्यू ऑफ द एफजीडी भी डिसाइड करना पड़ता है, जो जैसे मैंने कहा, ताकि लोगों को सहूलियत रहे, ये वेन्यू डिसाइड करना पड़ता है। तो अब आते हैं कि बिफोर एफजीडी के क्या क्या चीजें ध्यान में रखो। फिर हम करेंगे एफजीडी के वक्त क्या करना है, फिर बात करेंगे एफजीडी के बाद जब काम खत्म हो जाए तो क्या करना है। तो पहली बात है कि हम वेन्यू और इक्विपमेंट तैयार रखते हैं। फिर पार्टिसिपेंट की लिस्ट तैयार करते हैं। रिसोर्सेज यानी कि चाय वाय अगर है तो वो, और अगर वो जो क्या रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट है तो वो सब तैयार रखने पड़ते हैं। देन क्वेश्चंस बिल्कुल तैयार करके रखते हैं अपने पास। नो डाउट वो सारे क्वेश्चंस नहीं चलते, बट स्टिल क्वेश्चन की लिस्ट तैयार करके रखते हैं। और अपने प्लान से पहले आना पड़ता है मॉडरेटर को, 5-10 मिनट 15 मिनट पहले आके बैठना पड़ता है, और रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट को एक बार टेस्ट करना पड़ता है। अगर टीए दे रहा हो कोई तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। ये बिफोर एफजीडी है। और इसके कुछ ग्राउंड रूल्स हैं, एफजीडी करने के लिए कुछ ग्राउंड रूल्स रखने पड़ते हैं। दैट इज हम आपस में जो मॉडरेटर है या रिसर्चर है, ये ग्राउंड रूल सबको बताता है। वह पहला ग्राउंड रूल है कि हम एक दूसरे की इज्जत करेंगे, एट ए टाइम एक ही आदमी बोलेगा, हम दूसरों को भी बोलने का चांस देंगे, हम सबकी ओपिनियन सुनना चाहेंगे, कोई किसी को क्रिटिसाइज पर्सनल रिमार्क्स नहीं देगा या क्रिटिसाइज नहीं करेगा, हम दूसरे की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करेंगे, किसी चीज को रिपीट नहीं करेंगे। ये ग्राउंड रूल्स हैं जो बताने भी चाहिए और अपने आप भी फॉलो करने चाहिए। ये ग्राउंड रूल्स हैं जो रिसर्चर्स को भी फॉलो करने चाहिए और दूसरों को भी बताना चाहिए। फिर अब आते हैं ड्यूरिंग एफजीडी क्या करना चाहिए।
सबसे पहले ग्रुप को, आपको लगता बड़ा अजीब है, ये तो हमें पता है, ऐसी बात नहीं है, पता होंगी, मगर एक प्रोसेस है जो हमें सचमुच ध्यान में रखना चाहिए। ग्रुप को वेलकम करो, फिर इंट्रोड्यूस, सारे उन सभी लोगों को इंट्रोड्यूस करके, हर जो 8 लोग हैं 10 लोग हैं उनको वेलकम करो, इंट्रोड्यूस करो। फिर अपनी एफजीडी की फॉर्मेट का बताओ, ओवरव्यू करो, ये हम डिस्कस इसलिए इकट्ठे हुए हैं, ये इसलिए इकट्ठे हुए हम, ये हमारा पर्पस है, क्यों इकट्ठे हुए हैं, मैं रिसर्चर हूँ, आपसे जो सलाह मिलेगी उसको हम अपने उसमें लिखेंगे, आपसे बहुत बड़ा आप इतना एक्सपीरियंस है आपका, आपकी सलाह हमें बहुत फायदा देगी, ऐसी सी बात उसको ओवरव्यू में कहनी पड़ती है। देन इन्फॉर्म द मेथड, ये मेथड क्या होगा हमारा, आप मेथड क्या, हम एक ग्रुप में बैठ के डिस्कस करेंगे। ग्राउंड रूल्स जो मैंने अभी आपको बताया वो आपको उनको बताने पड़ते हैं, हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, एक ज्यादा टाइम नहीं लगा, जो बड़े हैं उनकी इज्जत करेंगे, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। एंड देन रिकॉर्डिंग का मेथड भी बताते हैं, भैया रिकॉर्डिंग होगी इन सब की, एंड कॉन्फिडेंशियल जो आप बात करेंगे वो बिल्कुल ओनली फॉर रिसर्च पर्पसेज यूज होगी और किसी और काम के लिए नहीं यूज होगी। आप बिल्कुल फ्रैंकली अपनी बात बताएं, कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर करने के लिए। ये ड्यूरिंग द एफजीडी है। देन डिजायरेबल्स क्या है, ड्यूरिंग द एफजीडी क्या डिजायरेबल है? पहली बात है कि आई कांटेक्ट रखना पड़ेगा एक रिसर्चर को सबके साथ, जब जो भी कोई बात कर रहा हो उसके साथ आई कांटेक्ट रखना पड़ेगा। मॉनिटर करना पड़ेगा रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट को। राइटिंग ऑफ द नोट्स, चाहे आप लें चाहे आप किसी और दूसरे दोस्त को साथ में रखें, नोट्स लेने पड़ेंगे। क्वेश्चंस को प्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी। एक्टिव लिसनिंग दिखाना पड़ना, कि सारे को एक्टिवली लिसन करना पड़ेगा। एंड देन न्यूट्रल रहना पड़ेगा ऑन सिंथेसिस, बार बार करने, आपने ये कहा, आपने साहब के ये आपने अभी तक ये बात कही, ये बहुत अच्छी बात है, इस तरह करके करना पड़ता है ताकि ग्रुप आपके साथ रहे। ये डिजायरेबल्स हैं जिसको हम एथिक्स कहते हैं। हर एक की इज्जत से बोलना, हर एक को आई कांटेक्ट रखना ताकि आपको कोई सुने, आपका उनको पता हो कि जिसको हम सुनाना चाहते हैं वो हमारी तरफ ध्यान दे रहा है। तो इस कारण ये चीजें एथिक्स हैं। फिर अब आते हैं क्लोजर के ऊपर, एफजीडी को क्लोज कैसे करते हैं। लास्ट में जो रिसर्चर है उनको समराइज करता है एफजीडी को, जिन जो लोगों ने बात की उसको समराइज करता है। समराइज करने के लिए वो एक तरीका अपनाता है कि हमने इस पे डिस्कशन किया और मेनली हमने इस बात पे आपने हमें बताया, बहुत अच्छी बातें बताई हैं, इस तरह करके उसको समराइज करने पड़ता है। अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो फ्लोर पे आंसर करता है, एक मिलता है उसको, भैया ये आपने बहुत सी बातें बता दी मगर ये बात अभी भी रहती है, इसको हम थोड़ी देर एक्सप्लोर कर देते हैं, दिस इज व्हाट। फिर पार्टिसिपेंट का थैंक भी करना पड़ता है, भैया आप इतना टाइम आपने दिया मुझे, आपका डाटा एनालाइज जो होगा हम आपको बताएंगे, ऐसी बात उसको बतानी पड़ती है। क्वेश्चनियर और अदर नोट्स सब इकट्ठे करने पड़ते हैं, यानी जो क्वेश्चनर अगर आपने दिए होंगे, पहले बताया ना कि जब आपने उनका डेमोग्राफिक डाटा लिया था तो उनको आपने एक फॉर्म दिया था, उनको अब सबसे इकट्ठा करना पड़ता है और उन नोट्स को यानी प्लेस को छोड़ने से पहले अपने नोट्स वगैरह इकट्ठे करने पड़ते हैं। एंड देन उन नोट्स को अगर आपके, क्योंकि ऐसा होता है कि एफजीटी जब होता है तब तो चीजें याद रहती हैं मगर उसके तुरंत बाद भूलना शुरू कर देते हैं आप, तो इस कारण अपनी वो जगह छोड़ने से पहले अगर दिमाग में कोई चीज हो तो वो नोट कर लेनी चाहिए। दैट इज व्हाट इज देयर इन इट। अब बात आती है कि डाटा कलेक्शन कैसे होता है। ये हमने अभी तक बात की कि एफजीडी क्या होती है, एफजीडी के फायदे क्या हैं, एफजीडी की चैलेंजेस क्या हैं और फिर एफजीडी कैसे कंडक्ट करते हैं, अभी तक ये बात की। अब हम अपना रिसर्च की बात करते हैं कि डाटा कलेक्शन क्या होता है। वन थिंग इज ट्रांसक्रिप्ट बेस्ड, जो आपने ट्रांसक्राइब कर लिया यानी आपने नोट्स लिए या लिखा होगा कुछ उनको, या उनकी बातों को जो उन्होंने बात की आपने छोटी सी फॉर्म में अपनी लैंग्वेज में लिखा हो, वो ट्रांसक्रिप्ट बेस्ड डाटा कलेक्शन है आपके पास। आपने टेप उनका रिकॉर्डिंग की है, टेप बेस्ड है डाटा आपके पास, यानी आप जो रिकॉर्डिंग डाटा है। फिर नोट बेस्ड भी है आपके पास डाटा, जो नोट्स आपने लिए वो डाटा भी आपके पास है। चौथा है मेमोरी बेस्ड, जो मैंने अभी बताया कि कुछ चीजें आपकी मेमोरी में होती है, यस उस आदमी ने ये कहा था, यस फला, जब आप लिखने लगते हैं या बनाने लगते हैं तो आपको डाटा याद है। तो ये 4 जो है डाटा के बेसिस हैं जिसके ऊपर आपने ट्रांसक्रिप्ट होगा, आपने जो रिकॉर्डिंग की उसका होगा, नोट्स लिए होंगे और मेमोरी जो में जो आपके है
ये डाटा है। देन एनालिसिस पे आप आ जाते हैं। देखिए इसमें 3 तरह का एनालिसिस होता है मेनली। वन इज द कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस होता है जो वर्ड्स यूज होते हैं, और फिर कंटेक्स्ट में, किसी कंटेक्स्ट में कोई वर्ड्स यूज होते हैं, कॉन्टेक्स्ट होते हैं, एंड कमेंट्स होते हैं। इन ये सब कंटेंट एनालिसिस होता है कि ये कमेंट्स आए, यानी इसने कहा देखिए हम बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते इसलिए है, ये हमारी एक प्रेस्टीज है। हम लोगों में बैठ के ये बताना पड़ता है कि हम भी इतने बच्चे के ऊपर, उसके ऊपर, दैट इज बच्चे की एजुकेशन के ऊपर खर्च करते हैं, हमें भी पता है कि ये एक इन्वेस्टमेंट है। ये इस तरह के कमेंट्स आते हैं। ये कमेंट्स बड़े स्पेसिफिक, बड़े यूजफुल होते हैं। देन कुछ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज आती हैं, जो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज यानी पर्टिकुलर कम्युनिटी, जैसे मैंने बताया mothers have a different angle of thinking than fathers when the child is sent to a government or private school. It is true. Mothers किसी और तरीके से सोचती हैं और fathers किसी और तरीके से सोचते हैं। ये स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज हैं जो आपको हेल्प करती है एक रिसर्चर को डाटा को एनालाइज करने में। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कंटेंट एनालिसिस, यानी वर्ड्स का, हर वर्ड का अपना मीनिंग होता है, कंटेक्स्ट का अपना, किसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में वर्ड किए जाते हैं, इंटेंसिटी ऑफ कमेंट्स होते हैं, बहुत से किसी कमेंट की इंटेंसिटी, ज्यादातर क्या कमेंट्स आते हैं, देन स्पेसिफिसिटी ऑफ रिस्पॉन्सेज जो मैंने बताया आपको। देन देयर इज डायलॉग एनालिसिस भी होता है, जो डायलॉग आपस में चलते हैं उसका एनालिसिस करना है। डायलॉग का एक तरीका होता है, यानी हर आदमी, जब किसी भी ग्रुप में आपने देखा हो उनके साथ डायलॉग अलग होता है, उस डायलॉग को एनालाइज करना पड़ता है। डायलॉग का मतलब होता है उन जब जवाब देते हैं लोग तो किसी पर्टिकुलर संदर्भ में जवाब देते हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि लोग जो पैसे जिनके पास हैं वो अपने बच्चों को फॉरेन यूनिवर्सिटी से डिग्री दिलाना चाहते हैं। ऐसे ही हमने क्वेश्चन लिया था इन द बिगनिंग, उसका एक रीजन है, ये डायलॉग है उनके पास हो गई, उन्होंने जरूर बताएंगे जब हम अफोर्ड कर सकते हैं हम बच्चे को क्यों नहीं बाहर भेजें, ताकि बच्चा बाहर की हिंदुस्तान में क्यों बैठा रहे, वो कूप मंडूप जैसा हो जाएगा। ऐसी सी बातों का ध्यान रखने के लिए तो ये डायलॉग एनालिसिस होता है। फिर कुछ बिग आइडियाज भी आ जाते हैं, कई बार बहुत अच्छे अच्छे बड़े आइडियाज आते हैं लोगों के मन में। जैसे मैंने बताया अभी आपको कि जितनी भी ये साबुन वगैरह के ये जितनी एडवर्टाइजमेंट्स हैं ये आइडियाज से निकलती हैं। ये बिल्कुल फोकस ग्रुप डिस्कशन करते हैं और आइडियाज इनके पास आते हैं। और देखो किस तरह, मैं आपको बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, बस डाला धोया हो गया। ये किसी वो क्या कहते हैं सर्फ या किसी इसकी एडवर्टाइजमेंट है, जहाँ मेरी साड़ी उसकी साड़ी से सफेद कैसे, प्लीज डोंट माइंड। मैं सिंपल आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, दैट इज ये बिगर आइडियाज है जो काम कर जाते हैं। सो दिस इज व्हाट इज द एनालिसिस। तो एनालिसिस कंटेंट एनालिसिस भी होता है, डायलॉग एनालिसिस भी होता है, और बिगर आइडियाज मिलते हैं इससे। देन तो ये हमारा एनालिसिस वाला पार्ट था। इन शॉर्ट फिर आप लास्ट में होता है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट तो हर रिसर्चर अपने तरीके से लिखता है, और इन शॉर्ट मैं कहना सिंपल ये चाहता हूं कि दैट एफजीडी एक बहुत रिसर्च टूल है, रिसर्च का एक टूल है जो हेल्प करता है हमें डाटा कलेक्शन में और क्वालिटेटिव डाटा देने में। इसका एक फायदा सबसे बड़ा ये है कि हम अपना डाटा को सपोर्ट करने के लिए एक थ्योरी बिल्डअप करते हैं, व्हाट इज कॉल्ड एज द रिसर्च। तो रिसर्च को अगर करना हो तो एफजीडी यूज करते हैं। मैं अब आपको सिंपल कंक्लूडिंग में ये कहूंगा कि देखिए रिपोर्ट राइटिंग तो हर एक का अपना अपना तरीका होता है। अभी तक हमने डिस्कस किया कि एफजीडी क्या होती है, फिर हमने डिस्कस किया कि एफजीडी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि एफजीडी के एडवांटेजेस क्या है और इसके चैलेंजेस क्या है। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या एफजीडी में पूछे जाते हैं। फिर हमने ये बात की कि ड्यूटीज क्या है एक रिसर्चर की या एक मेंटर की या एक मॉडरेटर की एफजीडी में। फिर ड्यूरेशन और इसके टाइप कितने क्या होने चाहिए हमने इसके डिस्कस किया। फिर हमने किया कि प्रोसेस क्या है, जब हमने कहा बिगिनिंग में क्या करना चाहिए, जब एफजीडी स्टार्ट कर रहे हो तो क्या करना है, इसको क्लोज कैसे करना चाहिए। फिर हमने कि रिसर्च में कैसे यूज होती है उसके अंदर हमने किया, पहले किया कि एफजीडी करें,
फिर उसके बाद उसका डाटा कैसे कलेक्ट होता है, फिर उस डाटा का एनालिसिस क्या कैसे होता है। इन शब्दों के साथ मैं आप सबका दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट द एफजीडी। अब आपके को जो भी प्रश्न हो, आप मेरे ख्याल उसका टाइम है, आप उसमें अपने प्रश्न कह सकते हैं। और दिस वाज अबाउट द एफजीडी। धन्यवादः महोदयानां। महोदय अस्माकम् अस्यां कार्यशालायां सम्बोधनम् अकारि, तदर्थं महोदयेभ्यः भूयो धन्यवादः, कृतज्ञता ज्ञापनं। महोदय ने इस कार्यशाला में हम सबका बहुत ही संक्षिप्त में गागर में सागर भर के इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर मैं हमारे पूज्य आचार्य जी का पौना पुण्येना अपने विश्वविद्यालय की तरफ से, अपने केंद्र की तरफ से और अपनी परियोजना अध्यक्षा की तरफ से और सभी प्रतिभागियों की तरफ से महोदय का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करते हुए, धन्यवाद सर, बहुत बहुत। मैं आपकी इन सब लोगों का जिन्होंने बात सुनी और प्रोफेसर अमिता का बहुत धन्यवाद दूं कि सबके साथ बात की।